करण अपने कमरे में देर रात तक जागने की वजह से सो रहा था। वो सारी बातों से अनजान था। उसे पता ही नहीं था कि उसकी पीठ के पीछे कितना बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। करण तो यही सोचता था कि केशव कितना भी दुश्मन हो जाए, लेकिन वो है तो उसका भाई ही। करण को सिर्फ सपनों में औषधियों के ही ख्याल आते थे। औषधियों ने उसके आलसी जीवन को बहुत ही मेहनती बना दिया था। वो सोते हुए भी अपने सपने में वही सब सोच रहा था। वो केशव के पूरे प्लान से अनजान था और अपने कमरे में बैठा अपने औषधियों के बारे में ही सोच रहा था। उधर केशव को अपनी ताई के मुंह से ये बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसका मन भी खुशी से भर गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस जगह जाने के लिए उसके रास्ते में इतनी अड़चनें आ रही थी, वहां जाने के लिए उसे उसकी ताई खुद बोल रही है। केशव खामोश होकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि उसकी ताई उसे खामोश देखकर कहती है, क्या हुआ, तुम नहीं आ सकते क्या मेरे साथ? अपनी ताई के मुंह से ना आने की बात को सुनकर वो फटाक से बोल पड़ा, नहीं ताई, मैं क्यों नहीं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा आपके साथ आपकी मदद के लिए। केशव की बात को बीच में ही काटते हुए कुलपति जी कहते हैं, केशव कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई जरूरी काम है तो तुम प्रताप को ढूंढ लो, मैं थालियां लेने के लिए तेरी ताई के साथ चला जाता हूं। कुलपति जी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर केशव का मन घबराने लगता है। ऐसे में तो उसका पूरा मिशन फेल हो जाएगा। वो उसके ताऊ जी की बात सुनकर फौरन बोल पड़ता है, नहीं ताऊ जी, आप क्यों बेवजह तकलीफ उठा रहे हो, मैं चला जाता हूं ना ताई जी के साथ। और वैसे भी प्रताप को तो मैं यूं ही ढूंढ रहा था, कुछ काम नहीं है मुझे उससे। ठीक है, तो फिर करण की मां, तुम केशव को ही अपने साथ ले जाओ, तब तक कि मैं अपने पौधों को पानी दे देता हूं, फिर साथ में ही महालक्ष्मी मंदिर चलेंगे। केशव की बात सुनकर कुलपति जी उसकी ताई से कहते हैं। केशव मन ही मन खुश हो रहा था। उसकी खुशी ये बात सुनकर दो गुनी हो गई थी। वो अपने मिशन के बारे में सोचते हुए अपनी ताई से कहता है, ठीक है ताई, आइए हम चलते हैं। केशव अपनी ताई के साथ पुराने भंडार घर की तरफ बढ़ रहा था कि करण पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, मां रुको। कहां जा रहे हो आप केशव के साथ? मुझे भी चलना है। करण के मुंह से साथ चलने की बात सुनकर केशव अपने दांत पिसने लगता है। वो अपनी मुट्ठी जोर से बंद करते हुए दबाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं ताई इस गधे को साथ चलने के लिए हाँ ना बोल दे। वो फौरन करण की बात पर उसे रोकते हुए कहता है, अरे करण, तू वहां जाकर क्या करेगा? मैं ताऊ के कहने पर ताई के साथ भंडार घर में जा रहा हूं। उनको वहां से कुछ सामान दिलाना है, तो तुझे तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, मुझे भी पुराना भंडार घर देखना है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। करण केशव की बात को पूरा करते हुए कहता है, ठीक है करण, तुम चलो, हम सब साथ ही चलते हैं। करण को उसकी मां हां में सिर हिलाते हुए जवाब देती है। केशव के रोकने पर भी करण नहीं माना और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। अब केशव, करण और उसकी मां तीनों भंडार घर की तरफ बढ़ रहे थे। केशव गुस्से में लाल हो रहा था। उसे करण पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ताई को तो कैसे भी बेवकूफ बनाकर तेल वहां से निकलवा लेता, लेकिन अब करण की वजह से उसका मिशन फेल हो जाएगा। तभी अचानक पीछे से कुलपति जी आवाज देते हैं, करण, मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। करण कभी भी अपने बाबा के काम के लिए मना नहीं कर सकता था। वो फौरन हाँ में जवाब देता है और अपने माँ से कहता है, माँ तुम ही चली जाओ केशव के साथ, बाबा मुझे बुला रहे हैं तो मैं जाता हूं उनके पास। अगली बार भंडारघर देखने मैं जरूर आऊंगा। हाँ। करण के मुंह से साथ में ना चलने की बात सुनकर केशव के चेहरे पर चमक आ जाती है। उसकी ताई कुछ बोले उससे पहले ही केशव करण से बोल पड़ता है, हाँ करण, तुम जाओ, ताऊ की बात सुनो, मैं हूं ना ताई के साथ। हाँ करण, अब अगली बार जब भी भंडार घर से कुछ लाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे ही कहूंगी।
करण की मां केशव की बात को पूरा करते हुए कहती है। इतना सुनकर करण वहां से चला जाता है और केशव और उसकी ताई भंडार घर के पास पहुंच जाती है। भंडार घर बहुत ही पुराना था, जिस पर लगा हुआ ताला भी लगभग 1 सदी पुराना था। केशव उस ताले को खोलने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन ताला खुल ही नहीं रहा था। वो पसीने से पूरा भीग गया था, लेकिन ताला नहीं खुला। वो आखिरी बार जोर से चाबी को घुमाता है। जैसे ही वो चाबी को जोर से घुमाता है, ताला खुल जाता है। वो पसीने से तरबदर हो चुका होता है। इतने में उसकी ताई कहती है, केशव, ताला खुल गया है, अब तुम जा सकते हो, मैं मेरा काम कर लूंगी। अपनी ताई के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसका मुंह उतर जाता है। वो उतरे मुंह से अपनी ताई से कहता है, नहीं ताई, आप अपना काम कर लो, मैं भी तब तक भंडार घर की जांच कर लेता हूं। केशव अब उस भंडार घर में मिट्टी के तेल को ढूंढने में लग गया। वो इधर उधर सब जगह तेल ढूंढ रहा था, मगर उसे तेल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब वो अंदर भंडार घर में बने चबूतरे के पास जाकर देखता है, तो उसे वहां कुछ डिब्बे दिखाई देते हैं। वो तुरंत उन डिब्बों को खोल कर देखता है तो उसका मन गदगद हो जाता है। जिसकी उसे तलाश थी वो तेल उन डब्बों में ही भरा था। लेकिन अब उसके जहन में सवाल ये था कि इन डब्बों को अपनी ताई के सामने यहां से अपने कमरे में कैसे ले जाए। वो खड़े खड़े प्लानिंग कर रहा था कि उसकी ताई उसे आवाज लगाते हुए कहती है, केशव, चलो, मैंने थालियां निकाल ली है, मेरा काम हो गया है, अब यहां से चलो। अपनी ताई के मुंह से वहां से जाने की बात सुनकर केशव टेंशन में आ जाता है। वो सोचने लगता है कि अभी अभी तो उसे ये तेल हाथ लगा और अब बिना इस तेल को लिए वो कैसे जा सकता है। ऐसे तो उसका मिशन फेल हो जाएगा। वो अपनी ताई की बात सुनकर एक हाथ सर पर रखते हुए कहता है, ताई, तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम चली जाओ। भंडार घर बहुत दिनों से खुला नहीं है तो इसकी हालत बेकार हो गई है। मैं साफ सफाई करके आ जाऊंगा, आप चले जाइए। नहीं केशव, अकेले कैसे ये काम करवाओगे? मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए रुक जाती हूँ, उसकी ताई उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है। केशव अपनी ताई की बात सुनकर अपनी छाती पर हाथ रखकर कहता है, नहीं ताई, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप जाओ, ताऊजी आपका रास्ता देख रहे होंगे, मैं प्रताप की मदद से ये काम कर लूंगा। केशव की बात सुनकर उसकी ताई हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से चली जाती है। अब केशव का काम आसान हो गया। वो इस काम को करने के लिए फौरन प्रताप को ढूंढने वहां से चला जाता है। केशव जैसे ही भंडार घर से बाहर निकलता है, प्रताप भी वहां आ जाता है। केशव प्रताप को वहां देखकर चिल्लाते हुए कहता है, मूर्ख आदमी, सुबह सुबह कहां चले जाते हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। केशव की डांट सुनकर प्रताप हकलाते हुए कहता है, वो मैं ऐसे ही बाहर टहलने निकल गया था, मुझसे सुबह क्या काम पड़ गया अभी? कुछ नहीं, यहाँ भंडार घर में जितना भी मिट्टी तेल रखा हुआ है वो सब मेरे कमरे में रखवाना है, तो तुम 2-4 आदमी कहीं से पकड़ कर ले आओ और किसी को ये बात कानों कान भी पता नहीं लगनी चाहिए। केशव प्रताप को अपना प्लान समझाते हुए कहता है, लेकिन प्रताप केशव के पूरे प्लान से अनजान था। उसे कुछ पता नहीं था कि केशव इस मिट्टी के तेल से क्या करने वाला था। वो केशव को घूरते हुए कहता है, लेकिन इस मिट्टी के तेल को तुम्हारे कमरे में क्यों रखवाना है? यहां भी तो ये ठीक से रखा हुआ है। बकवास मत करो प्रताप, मैं तुम्हें पूरा प्लान समझा दूंगा। अभी बस तुम ये काम करो कि कैसे भी इन तेल के डिब्बों को मेरे कमरे में रखवा दो, बदले में मुंह मांगी कीमत दूंगा। प्रताप की बात पर इतराते हुए केशव कहता है। प्रताप केशव का सर्वेंट था, उसकी हर बात मानना प्रताप का काम था। वैसे तो प्रताप पूरे परिवार का सर्वेंट था, लेकिन प्रताप ने उसे एक तरह से खरीद कर रखा था। वो उसके इशारों पर ही नाचता था। प्रताप मुंह मांगी कीमत सुनकर फौरन 2 आदमियों को पकड़कर ले आता है।
प्रताप और केशव वहां रखा सारा तेल केशव के कमरे में लाकर रख देते हैं। तेल अपने कमरे में देखकर केशव का मन खुशी से झूम उठता है। वो मन ही मन सोचता है कि आज तो करण को खुद भगवान भी नहीं बचा पाएगा। केशव को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर प्रताप झट से पूछता है, मास्टर केशव, अब तो बताओ कि इस तेल का क्या करने वाले हो? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इस तेल की जो तुम चोरी चोरी इसे अपने कमरे में ले आए? करण को जिंदा जलाने का प्लान तैयार किया है मैंने। आज रात जब वो औषधालय में जाएगा तो पूरे औषधालय में आग लगा दूंगा और करण उसके साथ जलकर अपने आप खत्म हो जाएगा और ये काम तुम करोगे। केशव अपनी मूंछों पर ताव देते हुए प्रताप से कहता है, क्या? आग? औषधालय और करण दोनों को जला दोगे? नहीं नहीं मास्टर केशव, ये मुमकिन नहीं। प्रताप केशव से हकलाते हुए कहता है, क्या करण केशव के प्लान से बच पाएगा? क्या करण को कभी अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।